हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके साथ फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ लीगल अवेयरनेस के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो हम नए नए जानकारी लाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपने लोन लिया है तो क्या आपको जेल हो सकती है, मतलब लोन पे जेल। अगर ये आप सोचते हैं, आपको रिकवरी वाले परेशान करते हैं, इस तरह के अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो और आप आने वाले समय में आपके लिए क्या बेस्ट है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस बारे में। देखो, होता क्या है, कई बार हम लोन ले लेते हैं, हमारी ईएमआई नहीं हो पाती है, तो कई बार हमारे पास ऐसा एक कॉल आ जाता है, एक फ़ोन आ जाता है कि आपने अपना ईएमआई नहीं दिया है तो आपको जेल हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। पर क्या भारत में ऐसा होता है? हमारे देश में कोई ऐसा कानून है कि आपने लोन नहीं चुकाया तो आपको जेल होगी? आज हम इसी चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। जो लोग लोन और इन पचड़ों में फंसे हुए हैं, रिकवरी वाले परेशान करते हैं, ईएमआई के दलदल में हैं, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो कि भविष्य में आपके बहुत काम आ सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जो ऐसे पचड़ों में फंसे हुए हैं। राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपकी नौकरी चली जाती है किसी कारणवश, और ईएमआई वाला आपको फ़ोन करता है, हेलो सर, पैसा चाहिए, आज आपने ईएमआई नहीं दी, शाम को अगर ईएमआई नहीं आई ना तो कल पुलिस लेके आ जाऊँगा। क्या है ये? धमकी है? धमकी है? सीधे सीधे आपको लग रहा है कि भाई सुबह कैसे ना कैसे जुगाड़ करना। बहुत सारे लोग मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं, उनके पास बहुत प्रेशर है, मेंटली प्रेशर। तो रिकवरी वालों का कुछ इनके नियम भी हैं, वो नियम इनको भी फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम आगे जानेंगे कैसे। उससे पहले आप समझ लो, भारत में लोन ना चुकाने पे जेल नहीं होती है। पूरे कानून और धाराओं के साथ, आरबीआई गाइडलाइन का साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आगे हम आपको समझाएंगे। इससे पहले सबसे पहले मैं ये साफ समझ लीजिए कि भारत में कर चुका पाना अपराध नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये एक सिविल मैटर है जिसमें कि कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, तो ऐसे मामलों में जेल नहीं होती है। होता क्या है कि जैसे किसी को आपने पैसा नहीं देना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, बहुत ही पुराना जजमेंट है, जॉली जॉर्ज करके एक है, उनको वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन का जजमेंट था ये। 1980 का होगा आई थिंक। अभी नया जजमेंट भी बताऊंगा आपको। आप सोच रहे होगे इतना पुराना क्यों बता दिया, क्योंकि उसमें साफ बोला गया था कि गरीबी की सज़ा जेल नहीं हो सकती। उस टाइम पैसे का इतना ज़्यादा नहीं था, अभी पैसा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इंपॉर्टेंट भी हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। उस टाइम थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा नीचे था। अब देखो, होता क्या है, क्या सिर्फ पैसा ना देने पर जेल हो सकती है या जेल भेजा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लायबिलिटी टू पे क्राइम नहीं है। कोर्ट पहले ये देखेगी क्या आपके पास पैसा है, और अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप जानबूझकर छुपा रहे हो, आप जानबूझकर बैंक को पैसा देना ही नहीं चाहते हो। कई सारी कंडीशन होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई मार्केट में, पैसा तो है लेकिन वो दे नहीं रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास क्षेत्र में, गांव में, दूर दराज रिश्तेदारी में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी खरीद ली, मकान ले लिया या जो भी लिया, वो क्या कर रहे हैं, 2 3 4 10 ईएमआई दी, उसके बाद पैसा देना बंद। उन्होंने कहा जो करना हो कर लो, मैं नहीं दे रहा पैसा। धोखाधड़ी, ऐसे लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि ठीक है, बैंक नहीं कुछ कर पा रही है, तो अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा इन धोखाधड़ी में आपको जेल भी होगी, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और जो आपने लोन लिया है वो भी देना पड़ेगा। इसके जो सीधे और सरल रास्ते क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा, इसमें क्या उपचार है वो भी मैं बताऊंगा, कानूनी रूप से क्या उपचार है, और उसके अलावा भी आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है वो भी बताऊंगा। इससे पहले हम आगे समझ लेते हैं कि कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जेल अमीरी गरीबी की जांच के बाद ही हो सकती है, जेल पहले नहीं होगी कि आपने लोन नहीं दिया आपको जेल हो गई। पहले कोर्ट देखेगी कि आप गरीब हो कि अमीर हो, सच में आपके पास पैसा है कि आप सिर्फ चूतिया बना रहे हो। मतलब ऐसे वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बट अब आप एक प्रोपोगंडा टाइप का फिट कर रहे हो कि आप बैंक को ये समझा रहे हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, बट रियल में आपके पास पैसा है, आपकी इनकम हो रही है, आपके पास इनकम के सोर्सेज भी हैं, पैसा आ भी रहा है, लेकिन आप बैंक का पैसा नहीं चुका रहे हो। तो
तो इस मामले में कोर्ट ये जरूर देखेगी। अब देखो किन धाराओं में केस बनता है। अब लोग कहते हैं केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें कुछ धाराएं हैं जिन धाराओं में हमारे ऊपर केस बन सकता है या कोर्ट हमारे ऊपर केस लगा सकती है। 3 टाइप की धाराएं होगी इसमें, मतलब 3 तरह के केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है धोखाधड़ी, फ्रॉड, यानी कि ये लोन लेते समय आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए, फेक इनकम प्रूफ लगाया, एड्रेस कुछ और लगाया या कुछ मोबाइल नंबर कुछ और लगा दिया, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो फर्जी हो सकते हैं या फर्जी हैं, जिनकी बाद में जांच में पता चलता है जब आप नहीं चुकाते हो। अब इसमें पहले तो 420 था, आईपीसी का बीएनएस में चेंज हो गया है, तो ये आपको क्रिमिनल केस है, प्लस आपको जेल पॉसिबल है, जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम चेक बाउंस की। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई सारे लोग चेक दे देते हैं बट उनमें चेक में पैसा नहीं। पहले बहुत होता था ये, क्या करो पैसा देना है किसी को, चेक दे दो, ये लो चेक, जाओ लगा लो। अब चेक लगाने गया वो बेचारा, चेक लगाया, उसमें पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो गया। अब वो पीछे पीछे घूम रहा है, आप तो बोले मैंने तो दे दिया, अब आ जाएगा पैसा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परेशान हो रहा है। बैंक ने अब क्या कर दिया है, यानी लीगल टर्म में क्या हो गया है कि चेक बाउंस को एक जुर्म मान लिया गया, ऑफेंस मान लिया गया है। ठीक है, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आपको जुर्माना भी होगा प्लस सजा भी होगी। और सजा भी कितनी होगी भाई साहब, 2 साल तक की सजा हो सकती है इसमें, 2 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट। समझ रहे हो? तो कभी भी चेक देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, या जिस डेट का आप चेक काट रहे हो उस डेट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है सामने वाला क्या करेगा। अगर आपने चेक बाउंस करा दिया और सामने वाले ने जाके कोर्ट में खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, साहब मुझे बहुत अर्जेंट था, ये है वो है, अपनी उसने ऐसी अर्जेंसी दिखाई कि कोर्ट को कहना ही पड़ेगा कि ठीक है नोटिस भेजो इसको और जुर्माना भी लगाओ। तो जो पैसा आपको देना है वो तो आप दोगे ही, साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। समझ गए ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में जैसे मान लो कि कोर्ट की अवहेलना कर दी, कोर्ट ने बोला कि भाई इसको 10,000 रुपये आपको देने और इस तारीख को देने, आपने नहीं दिए। अब ये कोर्ट की अवहेलना हो गई भाई, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा, सिविल प्रिजन, इसमें भी आपको जेल हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें आप जेल जा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो है आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई गाइडलाइन क्या कहता है कि आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड, बैंक एंड एनबीएफसी जो प्राइवेट ऐप्स वगैरह हैं जिनसे हम लोन ले लेते हैं, उनके लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है। ऐसा नहीं है कि वो आरबीआई के गाइडलाइन से बाहर हैं या आरबीआई के गाइडलाइन में आते ही नहीं हैं। एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो इनका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और इनके अपने रिकवरी के तरीके होते हैं। तो अगर आप इनका नहीं देते हैं तो ये 100 कॉल करते हैं, 1000 कॉल करते हैं। अब देखो रिकवरी एजेंट से जितने भी लोग परेशान हैं उनके लिए आप नोट कर लीजिए, अगर शाम को 7 बजे के बाद कॉल आता है, सुबह 7 से पहले कॉल आता है, कोई रिकवरी एजेंट आपको गाली देता है, कोई रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता है, या फिर सोशल मीडिया पर आपके लिए लिखता है, आपके पड़ोसियों को बताता है कि इससे लोन ले रखा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो ये सब डिफेम करता है अगर किसी भी तरह से, तो ये सारी चीज़ें इलीगल हैरेसमेंट में आती हैं। ये किसने बनाया? आरबीआई ने। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो उस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकवरी एजेंट को करना क्या चाहिए? जो गाइडलाइन के अनुसार जो कहती है आरबीआई की गाइडलाइन, क्या कहती है कि रिकवरी एजेंट को आपसे शालीनता से, प्यार से बात करनी होगी, पहचान बतानी होगी, बैंक नोटिस दिखाना होगा या बैंक का नोटिस आपको वो दे सकता है, बैंक ऑथराइजेशन दिखाना होगा, तभी वो आपसे बात करता है। वो प्यार से बात करेगा कि भाई साहब ये आपकी डेट थी, इस डेट को आपको पे करना था, आप पे नहीं कर पाए हैं, डिफ़ॉल्ट हो गई है, तो आप प्लीज़ इसको पे कर दीजिए या आप बता दीजिए मुझे कैसे पे करेंगे। इस तरह से बात करने के लिए ही आरबीआई ने या एनबीएफसी आरबीआई गाइडलाइन ने रिकवरी एजेंट को बोला हुआ है। लेकिन ये लोग अगर इस तरह से बात नहीं करते हैं तो आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। रिकवरी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप प्रेशर करोगे, किसी के ऊपर दबाव डाल के पैसा ले लोगे या छीन लोगे जाके, या किसी को मारने लगोगे, घर में घुस जाओगे या धमकी दोगे उसको। ये सब नहीं चलेगा भाई। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, आईसीआईसीआई वर्सेस शांति देवी शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें रिकवरी एजेंट ने बहुत ही बदतमीजी से बात की, तो रिकवरी एजेंट पे हैरेसमेंट का केस लगा
जिसमें मानव गरिमा का उल्लंघन माना और बैंक को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी एजेंट कोई गलती करता है तो उसमें जिम्मेदारी बैंक की ही होगी और उस रिकवरी एजेंट की गलती बैंक को भरपाई करनी होगी। किसी को डिफेम करने अगर किया है तो बैंक को हम खड़ा करेंगे कोर्ट में, बैंक से सवाल पूछेंगे, आपने ऑथराइजेशन कैसे दिया इसको गाली देने का या किसी से बदतमीजी से बात करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आम आदमी के लिए, जो परेशान रहता है उसके लिए। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। इस कंडीशन में आपको करना क्या है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले तो आपको शांत रहना है, बोलने दो उसको, रिकॉर्डिंग कर लो, मैसेज ले लो, जो जैसा भी आप समझो, एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में एक हैरेसमेंट का केस कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट कर दो उसके खिलाफ। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में बैंक के ग्रेवियंस पे कॉल कर लो एक बार, वहाँ भी कंप्लेंट करा दो, उसकी भी रिकॉर्डिंग ले लो। साथ ही साथ आरबीआई में कंप्लेंट कर दो, एक आप लेटर भेज दो, एक एप्लीकेशन भेज दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो तो इस तरह के अपराध जो रिकवरी एजेंट वाले करते हैं इनको मैं अपराधी बोलूँगा। ठीक है, तो ये इनसे आप बच सकते हो। देखो, कानून गरीबी या कुछ भी है, कानून से डरना नहीं है, कानून को समझना ज़रूरी है कि क्या कौन सी कानून या कौन सी धाराएं आपके उपचार के लिए है। कानून तो हमारे लिए बनाया गया है भाई, संविधान किसके लिए है, हम लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए है। बाकी किसी के घर के लिए कानून थोड़ी ना बना है, सभी के लिए है। तो अगर हमारे लिए उसमें सज़ा भी है तो हमारे लिए उसमें उपचार भी है ना। अगर हम अपनी जगह पे सही हैं तो हमें कोई भी किसी भी तरह से इलीगली टच नहीं कर सकता है। लोन का मतलब जेल बिल्कुल नहीं है, बैंक धमकी सच हो सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंट पे केस भी कर सकते हो। आरबीआई गाइडलाइन प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का या जो दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट हैं उनको भी लेके लोन नहीं चुकाया तो जेल बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस तरह की बातें नहीं होती हैं। ठीक है, एक और आया था मामला केरला हाई कोर्ट में। ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट है, रेलिवेंट भी है। केरला हाई कोर्ट का सरफेसी एक्ट का मामला है जिसमें रिकवरी नोटिस का जो यूज हुआ है, जो प्रभाव हुआ है। केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत डिमांड नोटिस को बोरोवर यानी जिसने लोन लिया है कि लाइफ टाइम में सही तरीके से भेज दिया है तो 60 दिनों का समय पूरा हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, बैंक का रिकवरी का अधिकार एब्सोल्यूट हो जाता है। सरफेसी एक्ट के थ्रू अगर कोई नोटिस आपको बैंक भेजता है, डिमांड नोटिस, और उसके 2 महीने हो जाते हैं, 60 दिन, तो उसके बाद लीगल जो उसमें हियरिंग होगी, फिर से नोटिस भेजना जरूरी नहीं होता है। बैंक का अधिकार हो जाता है कि वो आपसे रिकवरी करे। बार बार नोटिस थोड़ी ना बैंक भेजेगी। 60 दिन हो गए उसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसमें ध्यान देने वाला क्या है कि यह निर्णय जो था, मतलब ये जो जजमेंट था, ये लोन रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में है, सीधा जेल से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि लोन की रिकवरी में बैंक के जो राइट है और जो बारोवर और गारंटर को किन किन प्रक्रियाओं के तहत नोटिस देना चाहिए वो सारे इसमें दिखाते हैं। ठीक है, हाल ही में जो केरला हाई कोर्ट ने बोला था, ये हमारे जो सरफेसी एक्ट के तहत बारोवर को 6 महीने का डिमांड नोटिस समय से भेज दिया और वो समय खत्म हो गया, तब बैंक के पास अब बिना फिर से लीगल हेयर के नोटिस भेजे लोन रिकवरी करने का पूरा अधिकार रहता है। इसका मतलब ये है कि बैंक को हर बार नए लोगों को नोटिस देना जरूरी नहीं है। इस जजमेंट से ये बात साफ पता चलती है कि रिकवरी का प्रोसेस जुडिशरी के दृष्टिकोण से कितना सख्त और सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो जिन किसी लोगों को साथ ऐसा हुआ है वो लोग ध्यान रखें और कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, डिमांड नोटिस सर्व होना ज़रूरी है बैंक की तरफ से। 60 दिन का स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी का राइट तब एब्सोल्यूट हो जाता है। नोटिस प्रोसीजर मिस होने पर बैंक का रिकवरी राइट इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल और सही हिंदी भाषा में मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि इसमें कुछ तो एफर्ट्स किया है मैंने, कुछ जानकारी जुटाई है जो आपके लिए रेलेवेंट साबित होगी, तो इसको शेयर कर सकते हैं आप। आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देखते रहिए जिससे कि मैं और भी ऐसी जानकारियाँ आपके लिए ला सकूँ।